नमस्कार मित्रांनो, मी प्रवीण काटकर. मी तुम्हाला सांगणार आहे फिजिक्समधील सगळे प्रॉब्लेमचे ड्रॉबॅक्स. सर्व प्रॉब्लेम सोडून देणार आहे. या सिरीजच्या माध्यमातून आपण घेणार आहोत सर्व प्रॉब्लेमची एक माला. याच्यामध्ये तुम्हाला पुस्तकामधील फिजिक्सच्या 12वीच्या पुस्तकामधील सर्व सॉल्व प्रॉब्लेम व एक्सरसाइजमध्ये सर्व अनसॉल्व प्रॉब्लेम मी सॉल्व करून देणार आहे. तर कृपया आपण सुरू करू. आपला पहिला टॉपिक रोटेशनल डायनामिक्स. रोटेशनल डायनामिक्स मध्ये आपल्याला बरेच प्रॉब्लेम आहे, सॉल्व आणि अनसॉल्व. प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये कुठला फॉर्म्युला यूज केला जातो, कॅल्क्युलेशन कसं केलं जाते, हे सर्व मी तुम्हाला सांगणार आहोत येणाऱ्या एका महिन्यामध्ये सर्व चॅप्टरचं. ठीक आहे. जर कोणी फिजिक्सची ट्युशन केली नसेल किंवा करायची इच्छा जरी होती तरी काही प्रॉब्लेममुळे केली नसेल तर घाबरायचं काही कारण नाही. या एका महिन्यात तुम्हाला जे फिजिक्समध्ये प्रॉब्लेम येतात ते सर्व आपण सॉल्व करणार आहोत. मित्र, थिअरी तर कोणीही सोडू शकते, बट प्रॉब्लेम मध्ये मुलांना नेहमी प्रॉब्लेम असतात. तर त्या प्रॉब्लेम सॉल्व करण्याकरता मी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे एक सिरीज. त्या सिरीजचं नाव आहे फिजिक्स सिरीज. काटकर सर तुम्हाला नेहमी त्या सिरीज मध्ये सर्व चॅप्टर मध्ये प्रॉब्लेम विषयी माहिती देईल. तो पहिला प्रॉब्लेम आहे रोटेशनल डायनामिक्सचा. अ फॅन इज रोटेटिंग ॲट 90 rpm. आरपीएम म्हणजे रिवॉल्यूशन पर मिनट. आरपीएम का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन पर मिनट. रिवॉल्यूशन पर मिनट. रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं वो. तो ये फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट है गिवन दैट. हम लोगों को क्या गिवन है ये हम लोगों को लिखना चाहिए. तो फैन इज रोटेटिंग एट 90 rpm. ठीक है. तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1, फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय n1 90 rpm रिवॉल्यूशन पर मिनिट. कुठेही 90 rpm असेल रिवॉल्यूशन पर मिनिट. एका मिनिटामध्ये 90 रिवॉल्यूशन, तर आपण 60 ने डिवाइड करायचं, ते रिवॉल्यूशन पर सेकंड मध्ये कन्वर्ट होऊन जाईल. एका मिनिटात 60 सेकंड असतात म्हणून ते एका सेकंदामध्ये किती रिवॉल्यूशन, एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन, ते होगा 3/2. 30 3 जा 90, 32 जा 60, 33 जा 90, 32 जा 60, 3/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी 1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. रिवॉल्यूशन पर सेकंड का दूसरा यूनिट है हर्ट्ज. ठीक है. बाद में हम लोगों को गिवन है वो फैन को स्विच ऑफ किया तो फाइनल फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी? 0. फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0. इट मेक्स 21 रिवॉल्यूशन. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज 21. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपल्याला किती देऊन आहे? 21. कॅल्क्युलेट टाइम टेकन बाय स्टॉप. टाइम टेकन बाय t is equal to what? A question mark. टाइम टेकन बाय it to stop assuming that frictional torque is constant. फ्रिक्शनल टॉर्क से इतना काही घेणं देणं नाही. फ्रिक्शनल टॉर्क को हम लोग रिमूव कर देते हैं. ठीक है. तो टाइम टेकन बाय इज कांस्टंट. टाइम आपल्याला काढायचा आहे. तर बघा काय देऊन आहे फॅन मध्ये. सगळ्यात पहिले गिवन दॅट लिहायचं. प्रॉब्लेम मध्ये काय देऊन आहे? फॅन इज रोटेटिंग एट 90 rpm. सर्वप्रथम फैन, सबसे पहले फैन कितने रोटेट कर रहा है? 90 rpm यानी 1 मिनट में 90 रिवॉल्यूशन. उसको डिवाइड करो 60 से. 1 मिनट में यानी 1 मिनट में कितने सेकंड आते हैं? 60. तो 60 से डिवाइड किया 3/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. तो 1.5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. बाद में फाइनली फ्रीक्वेंसी यानी वो स्टॉप हो रहा है, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या है? 0. नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं? 21. और उसको टाइम कितना लगता है हम लोगों को निकालना है. स्टॉप करने के बाद उसको पूरे तरह से स्टॉप होने के लिए यानी आपने स्विच ऑफ करने के बाद स्टॉप होने के लिए कितना टाइम लगता है वो सब हम लोगों को निकालना है. तो सबसे पहले यहाँ पे कौन से फार्मूले लगेंगे ये हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों को लगेगा, समझो यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन. अभी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है. फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम. कौन सा फार्मूला है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर यूनिट टाइम. फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय n. किससे डिनोट करते हैं फ्रीक्वेंसी को? n से. तो n/t ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है. दूसरा फार्मूला फ्रीक्वेंसी का है ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n. पता है एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n. ये कैसे है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू ट्वाइस बाय n? हम लोगों को जो स्पीड का फार्मूला पता है, स्पीड यानी क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. अभी रिवॉल्यूशन करता है पार्टिकल. रिवॉल्यूशन यानी क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल.
बराबर है। तो उसका जो डिस्टेंस रहता है, रिवॉल्यूशन करता है इस प्रकार से, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रिवॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू ट्वाइस बाय r अपॉन t v। अभी v का फार्मूला है r ओमेगा, स्पीड इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द रिलेशन बिटवीन दे ट्वाइस बाय r अपॉन t, बराबर है। तो ये टाइम पीरियड रहता है, कैपिटल T यानी वन रिवॉल्यूशन को जितना टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय t, और फ्रीक्वेंसी यानी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n, तो n इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन ट्वाइस बाय, रहेगा ध्यान में। तो n इज इक्वल टू क्या रहता है, ओमेगा अपॉन ट्वाइस बाय, तो ओमेगा अपॉन ट्वाइस बाय इज इक्वल टू n अपॉन t। तो ये ट्वाइस बाय इधर गया तो क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n अपॉन t। मैं फार्मूला भी कैसे आएगा ये बताऊंगा आपको। ये क्या है, ओमेगा यानी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी। अभी एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस बाय n अपॉन t, t गेट कैंसल, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस बाय n। ये वैल्यू होगी थीटा की। यानी हम लोगों को नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के फॉर्मेट में अगर फार्मूला निकालना है, थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस बाय n, ये होगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज करते हैं, तो बाद में फार्मूला यूज करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन यानी क्या होता है, एंगुलर एक्सीलरेशन होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या फार्मूला होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये फार्मूला है एंगुलर एक्सीलरेशन का। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये हो गया अल्फा का फार्मूला। दूसरा अल्फा का फार्मूला हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो ये मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सॉल्यूशन में, देखो कैसे। सॉल्यूशन में हम लोगों के पास क्या है, वी आर एंगुलर एक्सीलरेशन इज गिवन बाय, एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज गिवन बाय। तो एंगुलर एक्सीलरेशन का फार्मूला अभी देखा हम लोगों ने, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t, बराबर है। ओमेगा 2 यानी होगा ट्वाइस बाय n2, ओमेगा का फार्मूला क्या है, ट्वाइस बाय n, तो ओमेगा 2 यानी ट्वाइस बाय n2, ट्वाइस बाय n1 अपॉन t, बराबर है। तो ये यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारी क्या है, 0। तो n2 की वैल्यू 0 होने के कारण ये क्या होगा, 0 माइनस ट्वाइस बाय n1 अपॉन t, यानी माइनस ट्वाइस बाय n1 अपॉन t, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये पहला फार्मूला होगा। दूसरे इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बाय यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, काइनेमेटिकल इक्वेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, काइनेमेटिकल इक्वेशन है इसका इन टर्म्स ऑफ अल्फा अगर यूज करना है तो ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, बराबर है। यानी जो हम लोग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as लेते हैं उस प्रकार से। तो ये थीटा के फॉर्म में हम लोगों ने इक्वेशन यूज किया, तो ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस अल्फा थीटा। तो ट्वाइस अल्फा की वैल्यू होगी या फिर अल्फा की वैल्यू होगी ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन थीटा, ट्वाइस थीटा। तो अल्फा की वैल्यू होगी ओमेगा 2 की वैल्यू 0 होगी, इस प्रकार से ओमेगा 2 यानी ट्वाइस बाय n2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओमेगा 2 क्या है 0, ओमेगा 1 क्या है ट्वाइस बाय n1। तो ओमेगा 2 0 है, ये है ट्वाइस बाय n1, ट्वाइस बाय n1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर इनटू n1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अभी दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम लोगों को क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ट्वाइस बाय n1 अपॉन t इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर n1 स्क्वायर अपॉन 2 थीटा। अभी थीटा यानी ट्वाइस बाय n होता है, हम लोगों को पता है। यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, पाई स्क्वायर का 1 पाई गेट कैंसिल, 1 n गेट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे n1 a 1 अपॉन t इज इक्वल टू 2 पाई माइनस माइनस प्लस ट्वाइस पाई n1 अपॉन 2 थीटा। हम लोगों को t की वैल्यू निकालनी है, t यानी क्या होगा
t इज इक्वल टू, ये 2 2 कैंसिल कैंसल, थीटा अपॉन पाई n1 बराबर है। थीटा यानी क्या है ट्वाइस पाई n। अभी थीटा की वैल्यू यहाँ पे निकाली थी हम लोगों ने, थीटा यानी क्या है ट्वाइस पाई n। थीटा यानी ट्वाइस पाई n अपॉन पाई n1, ठीक है, पाई पाई गेट कैंसल, t इज इक्वल टू 2 into 21 अपॉन n1 की वैल्यू कितनी है, n1 इज 3/2 यानी 1/1.5। ये 2 ऊपर गया तो क्या होगा 2 2 जा 4, t इज इक्वल टू 2 2 जा 4 into 21 अपॉन 3 बराबर है। तो ये 3 7 जा 21, 7 4 जा 28, तो 28 सेकंड इज आवर आंसर। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है, कौन से फार्मूले कैसे यूज किए मैंने बताया और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है ये बताया। ठीक है, ओके। देखो सेकंड प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया है, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज टू बी अंडरटेक हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वॉल। बराबर है, सिलेंड्रिकल वॉल के अंदर वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे घूम रहा है जैसे हम लोग मौत का कुआं बोलते हैं उस प्रकार से। ऑफ वॉल ऑफ ए वेव ऑफ इनर रेडियस उसकी है गिवन दैट। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम में क्या है गिवन दैट लिखिए। गिवन दैट रेडियस है 4 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द टायर्स एंड द वॉल इज 0.4 बराबर है, एंड कैलकुलेट minimum speed and frequency denoted by small n, minimum speed and frequency n is equal to what। दो चीजें हम लोगों को निकालनी। तो कौन से फार्मूले हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले फार्मूले देखिए यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में ऐसे देखा है, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में यानी नॉर्मल क्या करता है विच बैलेंस द वेट ऑफ द व्हीकल बराबर है, और फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड सरफेस प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट इज डिनोटेड बाय mg। तो n इक्वल टू यहाँ पे mg लिखे थे, और फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r बराबर है। तो इसमें क्या होता था mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ओके, तो mm कैंसल, एक मिनट, फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू म्यू इनटू n बराबर है। तो F की वैल्यू है mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू म्यू, n इज बैलेंस्ड बाय द वेट mg, n इक्वल टू mg, mm कैंसल, v स्क्वायर की वैल्यू थी म्यू r, तो v की वैल्यू आती थी अंडर रूट म्यू r। तो ये हमारा यानी हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे जो था तो उस पोजीशन पे ऐसे आता था। बट यहाँ पे फार्मूला कैसे है कि हमारा जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो वर्टिकल सरफेस है। ध्यान में रखिए, सरफेस कैसा है, ऐसी वेल है, उसकी वॉल है बराबर है। तो इसका जो ये रहेगा नॉर्मल किसको बोलते हैं, नॉर्मल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस दैट इज हियर, ठीक है, टुवर्ड द सेंटर रहेगा। फ्रिक्शनल फोर्स ये सरफेस हमारी जो वेहिकल या फिर कुछ भी जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है, वर्टिकल रहेगा। तो देयर इज अ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल एंड रोड सरफेस। सरफेस पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, और वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउन। और नॉर्मल जो है, नॉर्मल क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे नॉर्मल बैलेंस वेट करता था, यहाँ पे नॉर्मल क्या करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv स्क्वायर अपॉन r, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है, बैलेंस द वेट mg। तो ये दोनों को कंपेयर किया तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। F की वैल्यू क्या है, mg इक्वल टू म्यू इनटू mg स्क्वायर अपॉन r। तो mm कैंसिल, ये क्या होगा, rg अपॉन म्यू इज इक्वल टू v स्क्वायर, v की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ rg अपॉन म्यू। तो ये हो गई हमारी मिनिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल। मिनिमम व्हीकल ये मैक्सिमम स्पीड रहती है हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे, ज्यादा से ज्यादा स्पीड लिमिट रहती है, और यहाँ पे मिनिमम स्पीड, कम से कम स्पीड चाहिए नहीं तो वो गिर जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड लिमिट, तो वो मिनिमम स्पीड बराबर है। तो सॉल्यूशन देखिए, मिनिमम स्पीड हम लोगों ने क्या लिखा है, मिनिमम स्पीड वी मिनिमम स्पीड, डायरेक्ट फार्मूला याद होना चाहिए, मैंने फार्मूला एक्सप्लेन करके बताया, v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट rg अपॉन म्यू। तो r की वैल्यू हमारे पास है 4, g की वैल्यू है 10 और म्यू की वैल्यू है 0.4। अभी पॉइंट के बाद एक नंबर है, कैलकुलेशन देखिए बराबर, पॉइंट के बाद एक नंबर है तो ये 0 ऊपर बढ़ा दीजिए,
अपॉन 4 into 10, ठीक है, या फिर 0.4 10 जा इज 4, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नहीं ध्यान में आता है, तो इस प्रकार से लिखिए 10 into 10 स्क्वायर रूट n है 10। तो ये है हमारी स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, v मिनिमम स्पीड ऑफ ए व्हीकल। बाद में हम लोगों को निकालना है फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला क्या है, कोई भी यानी फ्रीक्वेंसी वगैरह हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी वगैरह फाइंड आउट करना है तो v इज इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है जो भी बताया था मैंने पहले प्रॉब्लम में, r ओमेगा। r यानी क्या होता है सर्कुलर मोशन के लिए ये फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी इक्वल एंड एंगुलर वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा। तो ओमेगा यानी सिंस ओमेगा यानी क्या होता है ट्वाइस बाय n, तो n यानी v अपॉन ट्वाइस बाय r। अभी v की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली 10, v की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 10 अपॉन ट्वाइस, दिस इज आल्सो पाई इनटू r की वैल्यू कितनी है, r इज 4, ओके। इसको सिंपलीफाई करो, अभी पाई को पाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रहती है 10, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, पाई का क्या हो गया पाई स्क्वायर, कैंसिल करेंगे तो पाई ही आएगा, समझ में आया। कैलकुलेशन करते वक्त बराबर देखिए, ये हो गया 10 हमारा 10 into 3.14 पाई की वैल्यू 2 into 10 into 4 बराबर है, तो ये 10 कैंसिल हो गया, हम लोगों ने n इज इक्वल टू 3.14 अपॉन 4, 3.14 डिवाइड बाय 4 यानी क्या होगा 0.47 जा 28 बराबर है, 4 7 जा 28, तो ये कितने बचे 3, तो ये क्या होगा 4 8 जा 32 बराबर है, 2 बचे 4 5 जा 20, 0.785 ओके। सॉरी फॉर दिस, 4 2 जा 8 होगा यहाँ पे, 4 2 जा 8, या फिर ऐसा करो हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे v की वैल्यू 10 है, 2 into पाई into r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 4, 10 है पाई स्क्वायर अपॉन 2 into पाई into 4, 1 पाई गेट कैंसल, पाई की वैल्यू बची 3.14 अपॉन 8 से डिवाइड करो, 3.14 डिवाइड बाय 8 8 3 जा 24 बराबर है, 8 3 जा 24, कितने बचे यहाँ पे 7, 8 7 जा 8 9 जा 32, 8 9 जा 72 2 8 2 जा 16, 0.392 approximately equal to 0.4 revolution per second, this is the formula of frequency, बराबर देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन करते हुए पाई स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू 10 मैंने कंसीडर की, तो ये पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई यानी क्या होता है फिर बचा हुआ पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, ध्यान में रखो पाई की वैल्यू 3.14 अपॉन 8, 0.392 0.4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। थर्ड प्रॉब्लम डिपेंड ऑन द बैंकर रोड, पुस्तकामध्ये थर्ड प्रॉब्लेम आहे पेज नंबर 7 वर, डायरेक्ट सॉल्यूशन देऊन आहे, आपण त्याला एक्सप्लेन करू। चलो देखिए, अ रेसिन ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर गिवन दैट रेडियस कितनी है 9.9 ऑफ मीटर, बाद में एंगल इज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.5, tan theta means tan of theta, tan inverse of 0.5, tan and tan inverse get cancel, tan theta की डायरेक्ट वैल्यू होगी 0.5, बाद में coefficient of static friction v is equal to 0.2, determine the speed limit in a 10% margin, speed limit in 10% मार्जिन, इसका मतलब क्या है, बैंक रोड में दो स्पीड है, एक मिनिमम स्पीड और एक मैक्सिमम स्पीड, whenever vehicle moving along a banker road and if there is a friction between the tires of the vehicle and road surface, at that time there are two speed we have considered in the topic, तो दो स्पीड में से एक मिनिमम स्पीड एक मैक्सिमम स्पीड, तो मिनिमम स्पीड का फार्मूला ये है √rg tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा, और मैक्सिमम का ये है। तो मिनिमम स्पीड में अगर मार्जिन 10% यानी कोई भी चीज हम लोगों ने मार्केट में ली, सबसे कम प्राइस
जो है वो रहेगी, उसमें 10% मार्जिन यानी 10% बढ़ा के मिलेगा। और मैक्सिमम है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्राइस होगी तो उसमें 10% मार्जिन का मतलब 10% कम करके मिलेगा। तो हम लोग दोनों प्रकार से मिनिमम स्पीड निकालेंगे तो 10% ज्यादा निकालेंगे, मार्जिन का मतलब है 10% ज्यादा, और मैक्सिमम निकालेंगे तो 10% कम। तो देखो सॉल्यूशन, we have minimum speed of vehicle moving along a bank road, v minimum equal to under root of rg into tan theta minus of mu upon 1 plus mu tan theta। तो v minimum is equal to v minimum under root of r की वैल्यू कितनी है 9.9, g हम लोगों को कितना लेने के लिए बोला, g 10 ले लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक कांस्टेंट वैल्यू है। tan थीटा की वैल्यू है 0.5, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू 0.2 अपॉन 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5। कैसे सॉल्व करेंगे, तो v मिनिमम इज इक्वल टू 9.9 इंटू 10 यानी 99 इंटू 0.5 में से 0.2 गए 0.3, ये 1 प्लस 5 टू जा 10 0.1 बराबर है, यानी ये कितना होगा v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 99 इंटू 0.3 और 1 प्लस 0.1 यानी 1.1। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो ऐसा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में तो पॉइंट कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये होगा 99 इंटू 3 10 टू द पावर -1 10 टू द पावर -1 कैंसिल 11 9 जा 99, 9 3 जा कितना होता है 9 3 जा होता है 27। आपके पास स्क्वायर रूट का टेबल रहता है इसमें। ठीक है, तो 27 10 टू 100 में 27 में 10 टू 100 का जो स्क्वायर रूट का टेबल है उसमें देखिए 27 का 0 लॉग टेबल में। ठीक है, 27 का 0 में 5.196 रहेगा, 5 पॉइंट वो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आगे स्क्वायर रूट और एक टेबल 27 का 0 में 5.196 मीटर पर सेकंड बराबर है, ये उसकी वैल्यू 5.196 मीटर पर सेकंड, ये जनरल वैल्यू। अब इसमें 10% मार्जिन, तो अलाउ वी मिनिमम जो हम लोगों ने निकाली, अलाउ वी मिनिमम शुड बी हायर देन, बराबर है, यानी जो हम लोगों ने मिनिमम स्पीड निकाली हायर देन दिस। ओके, तो न्यू स्पीड यानी वी डैश समझो, v डैश इज इक्वल टू जो मिनिमम स्पीड है पहली वाली उसमें क्या रहेगी 10% ऑफ v यानी हायर रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो v डैश की वैल्यू क्या होगी, v मिनिमम इज कॉमन, ये होगी 1 प्लस 10% यानी 10/100, v डैश इक्वल टू v मिनिमम 10/100 यानी 100 प्लस 10/100 यानी 110, v डैश इज इक्वल टू v मिनिमम इनटू 110/100। तो हमारी स्पीड जो है v मिनिमम इनटू 100 से डिवाइड किया 110 तो 1.1, तो v डैश की वैल्यू v मिनिमम की वैल्यू कितनी है 5.196 इनटू 1.1, v डैश की वैल्यू 11 6 जा 66 कैरी 6, 11 9 जा 99 प्लस 6 105 कैरी 10 बराबर है, 11 1 जा 11 प्लस 10 21 कैरी 2, 11 5 जा 55 प्लस 2 57 बराबर है 4 के बाद पॉइंट। तो ये होगी हमारी मिनिमम स्पीड अंडर 10% माइनस 7156 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी हम लोग इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड लिमिट के लिए हमारा जो फार्मूला है वो फार्मूला है देन 10% मार्जिन में मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट ऑफ क्या फार्मूला है, आर की वैल्यू
RG into tan theta plus mu अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। अभी मैक्सिमम स्पीड है, इसमें 10% मार्जिन यानी लेस रहेगी 10% से, ठीक है। V max इज इक्वल टू R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 9.9 इंटू 10 इंटू 0.5 प्लस 0.2 और अपॉन 1 माइनस 0.5 इंटू 0.2, ठीक है। तो V max की वैल्यू क्या होगी, V max की वैल्यू होगी 99 इंटू 0.7, ये 1 माइनस 0.1 0 पॉइंट यहाँ पे जो आया था 1, तो ये कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व V max इज इक्वल टू, V max कितना आएगा 99 अंडर रूट ऑफ 99 0.7 1 माइनस 0.1 0.9 बराबर है। पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट कैंसिल कर दीजिए। 99 इंटू 7 अपॉन 9, ये होगा 9 11 का, ठीक है। तो V max की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 11 इंटू 7 यानी 77 का स्क्वायर रूट होगा। 77 का स्क्वायर रूट 8.775। आप लोग देख लीजिएगा, 8 स्क्वायर रूट का टेबल है 10 to 100 8.775 मीटर पर सेकंड। अभी इसमें भी अलाउ V maximum should be lower than this, यानी 10% मार्जिन है, इससे 10% कम आएगा, lower than this। तो V डैश लेते हैं, V मैक्सिमम में 10% कम के लिए हम लोगों ने माइनस किया, यहाँ पे मैक्सिमम था प्लस किया, तो V डैश इज इक्वल, ये V मैक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस 10 अपॉन 100 यानी आएगा V मैक्स 100 माइनस 10 यानी 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू V मैक्स इंटू 0.9। V मैक्स इंटू 0.9, तो V मैक्स इंटू 0.9 इधर ले, ठीक है। V मैक्स की वैल्यू है 8.775 0.9 एंड मल्टीप्लाई करें, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 7 जा 63 प्लस 4 67 कैरी 6, 9 7 जा 63 प्लस 6 69 कैरी 6, 9 8 जा 72 प्लस 6 78, 4 के बाद पॉइंट बराबर है। दिस इज आवर आंसर, V डैश मैक्सिमम बराबर है। तो इसमें 10% मार्जिन है 10% कम, इसमें 10% मार्जिन है 10% ज्यादा। ओके, एनी डाउट? अभी देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 4। आपकी किताब में, बोर्ड की किताब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिया है। बोर्ड की किताब में पेज नंबर 9 में, पेज नंबर 9 पर ये प्रॉब्लम है। अभी लिखने के लिए बहुत वक्त जाता है, इसलिए आप लोगों को मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। अब मेरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल वर्टिकल पिलर। एक मेरी रहती है इस प्रकार से, ये सेंट्रल वर्टिकल पिलर, वहां पे ये रहता है हॉरिजॉन्टल रॉड, उस पे एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक रॉड रहता है, उसको एक घोड़ा अटैच रहता है, ठीक है, दैट इज अ हॉर्स, और उसके ऊपर बच्चे बैठते हैं और वो घूमता है, ठीक है। इस प्रकार से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। तो एट द एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल रॉड देयर इज अ वर्टिकल रॉड फिटेड लाइक अ एल्बो जॉइंट। जैसे कि ये एल्बो जॉइंट है, ऐसा फिट किया है, ठीक है, इस प्रकार से एल्बो जॉइंट जैसा, ठीक है। आप लोग किताब में देख लेना। एट द लोअर एंड ऑफ ईच वर्टिकल रॉड देयर इज अ हॉर्स ऑन व्हिच द राइडर कैन सी। तो ये लोअर एंड पे यहाँ पे एक हॉर्स लगा है, व्हिच ऑन व्हिच द राइडर कैन सी, ठीक है, राइडर है जो वहां पे घूमेगा, ठीक है। There is a horse on which rider can sit as merry-go-round is set into rotation. This vertical rod move away from the axle by making some angle with the vertical. Away from the axle, बराबर है, axle से दूर है और it makes some angle with vertical. The figure above shows the vertical section of merry-go-round in which the initial vertical rod inclined with the vertical at an angle of 37 डिग्री, बराबर है। तो उसका एंगल जो है, यहाँ पे जो एंगल थीटा दिया है,
बराबर है। इसके साथ जो एंगल थीटा दिया है वो कितना है 37, तो थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री और साइन 37 भी हम लोगों को गिवन है। साइन 37 की वैल्यू है 0.6। ओके, यहाँ पे फिगर में ये हॉरिजॉन्टल जो पोजीशन है इसको एच हम लोग लेंगे, तो ये एच की वैल्यू है 2.1 मीटर। कितने 2.1 मीटर ये फिगर में गिवन है, आपकी किताब में फिगर गिवन है। और ये जो वैल्यू है ये है 1.5, कितने 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये हम लोग कंसीडर करेंगे v इज इक्वल टू 1.5 मीटर और ये ऐसे घूमेगा तो दिस इज अ रेडियस। क्या रहेगी रेडियस। अभी इतने फिगर में बाहर निकलता हूं, ये हमारा v है, ये थीटा है, तो sin थीटा यानी अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हम लोगों ने कंसीडर किया v, तो ये जो अपोजिट की वैल्यू है तो अपोजिट की वैल्यू होगी v sin थीटा। इसलिए ये जो वैल्यू है ये हम लोग कंसीडर करेंगे v sin थीटा। ये टोटल r है और हॉरिजॉन्टल रॉड यहां तक की वैल्यू है h। तो ये h ये v sin थीटा, तो ये टोटल r की वैल्यू होगी r इक्वल टू h प्लस v sin थीटा। आर गेटिंग? तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू h की वैल्यू है 2.1, v की वैल्यू है 1.5 और sin थीटा की वैल्यू है sin 37 0.6। ठीक है, तो r की वैल्यू होगी यहाँ पे 2.1 प्लस 56 या 90 और 2 के बाद पॉइंट यानी 0.9, तो ये होगा r इक्वल टू 2.1 प्लस 0.9 यानी 3 मीटर। ये रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ओके, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ merry-go-round। फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला यहाँ पे जो कंपोनेंट बनेंगे उसके, तो कंपोनेंट कौन से बनेंगे, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा होने के कारण मैं यहाँ पे दूसरी फिगर ड्रॉ करता हूँ, तो ये ऐसे, तो ये भी एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो ये थीटा का कंपोनेंट बनेगा, ये बनेगा ये टेंशन ऑफ द रॉड t cos थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा t sin थीटा। जैसे हम पेंडुलम में लेते हैं तो t cos थीटा क्या करेंगे, ये टुवर्ड द सेंटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है रॉड का सेंटर, तो t cos थीटा बैलेंस द वेट इन द वर्टिकल कंपोनेंट, इक्वेशन नंबर 1, एंड t sin थीटा प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mr ओमेगा स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो ये mr सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फार्मूले, एक mv स्क्वायर अपॉन r, एक mr ओमेगा स्क्वायर। बराबर ध्यान दीजिए प्रॉब्लम में। बाद में डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 क्या होगा, ये t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, mn गेट कैंसिल, tt कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई करो, g tan थीटा अपॉन r इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू होगी ओमेगा इनटू ट्वाइस पाई r फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ g tan थीटा अपॉन r। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ g की वैल्यू 10 रहती है, tan थीटा यहाँ पे एंगल है 37, तो 37, एक काम कीजिए ऐसे करते हैं, g tan थीटा ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं, g की वैल्यू पाई स्क्वायर रहती ना, तो g tan थीटा अपॉन r ओमेगा स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू है ट्वाइस पाई है और ओमेगा स्क्वायर है 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर। तो यहाँ पे g की वैल्यू समझो जनरली पाई स्क्वायर लेते हैं, tan थीटा अपॉन r इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर गेट कैंसिल। ठीक है, तो ये आएगा tan थीटा अपॉन 4r इक्वल टू n स्क्वायर, तो n की वैल्यू होगी
अंडर रूट ऑफ tan थीटा अपॉन 4r। तो r की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली, tan ऑफ 37 4 ऑफ r की वैल्यू 3 यानी इक्वल टू tan 37 की वैल्यू कितनी है, नेचुरल टेंजेंट में tan 37 की वैल्यू है, tan 37 की वैल्यू है कितने, नेचुरल टेंजेंट tan 37 बताओ, tan 37 की वैल्यू रहती है 0.7536, 0.7536 ओके। तो 0.7536 अपॉन 4 इंटू 3, तो 3/4 की वैल्यू रहती है 0.75, ठीक है। तो यह इक्वल टू ये ऐसे लेंगे 0.75 की जगह हम लोग लेंगे 3/4 इंटू 1/4 इंटू 3 कैंसर, यानी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/4 इंटू 4 16, तो 1/4 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है। बराबर देखिए 0. आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट किताब में 1/4 दिया है, इसलिए मैंने 3/4 यानी 0.75 कंसीडर किया। इस प्रकार से करने का, जैसे आया वैसे लिख देना, ठीक है। इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं 0.7536 इंटू 1/4 इंटू 3 अंडर रूट में, ठीक है 4 इंटू 3, तो ये 0.75 यानी 3/4, 3 कैंसिल, तो यह इक्वल टू 1/4 यानी 0.25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्रीक्वेंसी, ओके। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, 4, ओके। इसका सॉल्यूशन गिवन दैट लिखा है यहाँ पे, गिवन दैट और ये सॉल्यूशन। तो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम था इसलिए मैंने लिखा नहीं, किताब में देख लेना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। बराबर देखिए, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोनिकल सेक्शन ऑफ फनेल इज 37 डिग्री। ये समझो फनेल है, ठीक है, एक प्रकार की फनेल है, इसमें सेमी वर्टिकल है, ये जो एंगल है ये है हम लोगों को 37 डिग्री की मान, ठीक है। देयर इज ए स्मॉल बॉल केप्ट इनसाइड द फनेल, एक स्मॉल बॉल यहाँ पे हम लोगों ने रखा, बाद में on rotating the funnel the maximum speed that ball can have in order to remain in the funnel is 2 मीटर पर सेकंड। पहले गिवन दैट हम लोग इसका लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे गिवन दैट मैक्सिमम स्पीड इसके बॉल की है 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एंगल हम लोगों को गिवन है 37 डिग्री, ओके। कैलकुलेट द इनर रेडियस ऑफ द बीम, बीम बोलते हैं उसकी जो इनर घूमेगा वो, ठीक है, ऐसे घूमेगा ना बॉल, रोटेट करेंगे तो उसकी रेडियस, ये रेडियस हम लोग को निकालनी। बाद में उन्होंने बोला कि इज देयर क्वेश्चन पूछा है, इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन, कोई लिमिट है फ्रीक्वेंसी की, यानी रोटेट करने की, हाउ मच इट इज, यानी फ्रीक्वेंसी निकालो, इट इज लोअर और अपर, कौन सी फ्रीक्वेंसी, और लॉजिकल रीजनिंग देने के लिए बोला है। तो कम ज्यादा होने के लिए मैंने पहले ही लिख दिया कि रीजन क्या रहेगा उसका। तो देखो ये जो फनेल है, तो कोई भी सरफेस ऐसा रहता है, सरफेस को जो परपेंडिकुलर रहता है वो रहता है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। और ये यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ यानी कंपोनेंट ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल का, तो ये एंगल है थीटा, और ये है वेटिंग जी, और ये है उसका अदर कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूँ। ये अगर हम लोगों ने ऐसे लिया, तो ये थीटा लिया, इधर का थीटा है, ऐसा थीटा है, तो ये थीटा है, बराबर है, ये थीटा है, इस प्रकार से ये थीटा है, तो वो थीटा है ना, तो हम लोगों को ये वाला थीटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थीटा लेंगे तो क्या होगा, यानी ये नॉर्मल ऐसा ये थीटा होगा, ठीक है। तो ये थीटा होगा, तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा,
क्योंकि इसमें ये थीटा है, ठीक है, रहेगा ध्यान में। तो ये साइन थीटा यानी होगा अपोजिट यानी ये, और हाइपोटेनियस यन, तो अपोजिट की वैल्यू क्या होगी यन साइन थीटा, यानी इसकी वैल्यू वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा हमारा यन साइन थीटा, यन साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या cos थीटा एडजेसेंट, तो cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस यन, तो एडजेसेंट की वैल्यू होगी ये यन cos थीटा, ये पैरेलल इसको है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां पे होगा यन cos थीटा, नॉट साइन cos थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट सॉल्यूशन, वर्टिकल कंपोनेंट करेगा बैलेंस द वेट इन इक्वेशन नंबर 1, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n cos थीटा क्या करेगा, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन नंबर 2। अभी mv स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1 किया तो ये क्या होगा यन, नहीं 1 डिवाइड बाय 2, वो ये यन sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल टू mg अपॉन mv स्क्वायर अपॉन r, mm कैंसिल, n ये tan थीटा इज इक्वल टू rg अपॉन v स्क्वायर, r की वैल्यू निकालनी है, v स्क्वायर tan थीटा अपॉन g इक्वल टू r। जीबी के प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था यहाँ पे भी tan 37 है, 2 स्क्वायर tan 37 अपॉन g की वैल्यू रहेगा है 10 और r, तो ये tan 37 की वैल्यू 0.75 आ गई, tan 37 है 0.75 कुछ तो भी आया था, 0.75 ये होता है 3/4, इसको ऐसे ही करेंगे, 2 स्क्वायर है 4 3/4 अपॉन 10 इक्वल टू r, यानी r की वैल्यू 4 गेट कैंसिल, 3/10 यानी होगा 0.3, ठीक है, ये r की वैल्यू 0.3 ऑफ मीटर। बट v यानी क्या होता है, v यानी r ओमेगा, और r ओमेगा यानी होता है ट्वाइस बाय n। तो ये थोड़ा ध्यान में रखिए, इन्होंने रेडियस तो पूछा ही, यहाँ पे रेडियस ऑफ द बीम यानी जहाँ पे बॉल रोटेट करेगा उसकी रेडियस क्या है, बाद में इन्होंने पूछा कि देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी, तो इफ वी गो फॉर लोअर लिमिट ऑफ स्पीड यानी स्पीड कम अगर है व्हाइल रोटेटिंग, तो स्पीड टेंड्स टू 0, टेंड्स टू 0 का मतलब 0 नहीं कम है, तो रेडियस भी 0 होगी, डायरेक्टली डिपेंड है, ठीक है, रेडियस भी टेंड्स टू 0, रेडियस भी कम रहेगी, स्पीड कम रहेगी, बट द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जो है पर सेकंड वो बढ़ेगी, ठीक है, तो रेडियस कम रहेगी तो ज्यादा रिवॉल्यूशन होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, हे स्पेसिफिक अपर लिमिट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो अपर लिमिट पॉसिबल नहीं है, आपने पूछा हाउ मच इट इज यानी अपर लिमिट पॉसिबल है तो नहीं पॉसिबल, अपर लिमिट नहीं पॉसिबल इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी, बट द प्रैक्टिकल लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन इज इट लोअर लिमिट, तो प्रैक्टिकल लिमिट उसकी लोअर लिमिट है, तो फ्रीक्वेंसी लोअर है तो रेडियस मैक्सिमम रहेगी, इसलिए हम लोगों ने ये जो फार्मूला लिया है r इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस पाई, इसको इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, r इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस पाई, तो r एक r n इज इक्वल टू v अपॉन ट्वाइस पाई r, तो यही फार्मूले को v अपॉन ट्वाइस पाई r लिया, v की वैल्यू मैक्सिमम स्पीड है ट्वाइस 2 into पाई की वैल्यू 3.14 और 0.3, तो ये 2 गेट कैंसिल, ये होगा 0.3 और 303 942 0.942 approximately equal to 1, तो ये approximately 1 revolution per second उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, तो दिस इज द प्रॉब्लम, 1 revolution per second इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कुछ भी दिक्कत है, कुछ लोग कुछ भी कमेंट्स कर लेंगे, डिसलाइक भी कर लेंगे, बट काम नहीं करेंगे, अपने को कुछ नहीं करना, जिन बच्चों को ये बेनिफिशियल है उनके लिए ये मैं कर रहा हूँ, किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। प्रॉब्लम नंबर 6 देखिए, अ टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गिवन दैट टाइनी स्टोन, दो पार्ट में करेंगे इसको, टाइनी स्टोन ऑफ मास 20 ग्राम, मास कितना गिवन है स्टोन का 20 ग्राम,
20 ग्राम का मतलब है 20 into 10 to the power, ग्राम का किलोग्राम में कन्वर्शन करेंगे तो 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करो। Is tied to a practically massless and inextensible string, flexible string, and reel along a vertical circle. Vertical circle में वो reel कर रहा है, घूम रहा है। Speed of the stone given a vertical circular motion में general speed is 8 meter per second. ठीक है? When the centripetal force exactly equal to the force due to tension, centripetal force exactly equal to the force due to tension, तो ये हमारा जो पोजीशन रहता है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन रहता है जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ड्यू टू टेंशन। ओके, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। लेट थीटा इज इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पोजीशन। लोवेस्ट पोजीशन पे थीटा की वैल्यू 0 रहती है। डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट ऑफ द स्टोन। यानी हम लोगों को जब फोर्स ड्यू टू टेंशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वेट है उस टाइम पे हम लोगों को क्या निकालना है, एंगुलर पोजीशन यानी थीटा की वैल्यू निकालना है। तो ये सब हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बराबर देखिए। तो सबसे पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए, बाद में बाकी की कंडीशन। हम लोगों को पता है कि टोटल एनर्जी एनी पोजीशन, टोटल एनर्जी जो रहती है, टोटल एनर्जी समझो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, इसमें हाईएस्ट लोवेस्ट हॉरिजॉन्टल ये सब पोजीशन। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हाईएस्ट पोजीशन की और टोटल एनर्जी लोवेस्ट पोजीशन की, तो हाईएस्ट पोजीशन की टोटल एनर्जी और हॉरिजॉन्टल पोजीशन की टोटल एनर्जी, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन को मिडल पोजीशन बोलेंगे। तो टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, ये हम लोगों को v जो गिवन है, स्पीड ऑफ द स्टोन 8 मीटर पर सेकंड में सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू टेंशन है, ये हम लोगों को हॉरिजॉन्टल पोजीशन यानी यंग पोजीशन की v गिवन है। तो हम लोग टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन या फिर टोटल एनर्जी लोवेस्ट ले लो, पहले लोवेस्ट पोजीशन इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो टोटल एनर्जी ऑलवेज सेम इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। टोटल एनर्जी यानी होता है काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मिडल पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पोजीशन। इस पर से हम लोग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकालेंगे। तो लोवेस्ट पोजीशन पे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रहती है क्योंकि पार्टिकल ऊपर से नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती है उसकी। तो काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पोजीशन इज मैक्सिमम, दैट इज के मैक्स। पोटेंशियल एनर्जी लोवेस्ट पोजीशन की 0 रहती है बिकॉज़ देयर इज नो एनी हाइट व्हेनेवर पार्टिकल रिवॉल्विंग इन वर्टिकल सर्कल एट लोवेस्ट पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh है, तो हाइट इसकी 0 है लोवेस्ट पोजीशन पे, h की वैल्यू क्या रहती है 0, तो ये 0। बाद में काइनेटिक एनर्जी मिडल पोजीशन की है हाफ mv स्क्वायर, ये फार्मूला जो, और पोटेंशियल एनर्जी मिडल पोजीशन की है, मिडल पोजीशन mgh यानी हाइट एट मिडल पोजीशन इज स्मॉल r, यानी यहाँ से मिडल पोजीशन की हाइट अगर कंसीडर करेंगे तो क्या होगी स्मॉल r। इसमें पुट कीजिए तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मिडल पोजीशन की है हाफ mv स्क्वायर जो v की वैल्यू गिवन है, और ये होगा mgr, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, हाफ m की वैल्यू हम लोगों ने क्या ली, m की वैल्यू 20 into 10 to the power -3, ठीक है, v स्क्वायर, v की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस m की वैल्यू 20 into 10 to the power -3, g की वैल्यू 10, और r है लेंथ, लेंथ और रेडियस ये आखिरी गिवन है, लेंथ और रेडियस इज इक्वल टू 1.8 मीटर इन वर्टिकल सर्कल, लेंथ एंड रेडियस आर सेम, तो mgr। इसको सिंपलीफाई करो, ये होगा 10 into 10 to the power -3 and -2 into 64 प्लस ये होगा 20 into 18 to the 36, तो 18 to the 36 0 एक के बाद पॉइंट 10 to the power -2 ये भी -3 -3 कैंसिल, तो ये होगा 64 प्लस 36 यानी 100
डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, 64 प्लस 36 10 टू द पावर माइनस 2 यानी 100 into 10 to the power minus 2 यानी 100 and 10 to the power 2 plus minus 2 यानी 1 जूल इज काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू हो गई, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम निकालना है। तो यही कंडीशन, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन, काइनेटिक एनर्जी एट मिडल पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट मिडल पोजीशन। याद है प्रॉब्लम, याद तो होगा, बाद में आधा सेकंड टाइम लेंगे। तो हाफ एम या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की हाईएस्ट पोजीशन की मिनिमम रहती है, पोटेंशियल एनर्जी mg into h हाईएस्ट की वैल्यू रहती है ट्वाइस आर। वैसे यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो ये रेडियस टोटल रेडियस क्या होगी ट्वाइस आर, ठीक है। यानी हाईएस्ट पोजीशन तक जाने के लिए रेडियस रहेगी ट्वाइस आर। काइनेटिक एनर्जी वही फार्मूला हाफ mv स्क्वायर और mg into h ऑफ हाईएस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज r। सिंपलीफाई करिए इसको, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इज इक्वल टू प्लस mg into ट्वाइस आर हाफ mv स्क्वायर प्लस mg r, ट्वाइस mg r उधर गया, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हाफ mv स्क्वायर ट्वाइस mg r माइनस ट्वाइस mg r, तो ये होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस mg r। ओके, पुट करो वैल्यू, हाफ m की वैल्यू 20 into 10 to the power minus 3 into v square यानी 8 square यानी 64 minus 20 into 10 to the power minus 3 into 10 into r की वैल्यू 1 तो ये हो गया 10 भाई 64 minus 36 into 10 to the power minus 2 यानी कितना हो गया 28 into 10 to the power minus 2 0.28, 2 पॉइंट इधर है प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल 0.28 जूल। तो ये हमारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो फिलहाल हम लोगों ने ये दो वैल्यू निकाली। अभी हम लोगों को यहाँ पे आगे की वैल्यू निकालना है, तो ये आप लिख लीजिए, ठीक है, 2-4 मिनट में, और इसके बाद का प्रॉब्लम हम लोग इसके बाद देखते हैं, ठीक है। खाली है अभी हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 1 जूल। तो ये इस पर से हम लोग मैक्सिमम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। हाफ mv स्क्वायर मैक्स इक्वल टू 1 v स्क्वायर मैक्स इक्वल टू ट्वाइस अपॉन m। तो 2 अपॉन m यानी 20 into 10 to the power minus 3 इधर गया, 2 into 10 to the power 3 upon 20, 2 10 जा 20, 18 कैंसिल 10 to the power 2, v स्क्वायर मैक्स यानी 10 to the power 2, v मैक्स यानी 10 मीटर पर सेकंड। अभी इन्होंने यहाँ पे बोला कि एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पोजीशन डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द फोर्स ड्यू टू टेंशन इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इक्वल टू वेट एनर्जी। यानी समझो ये पोजीशन, तो यहाँ पे एनी पोजीशन पे हम लोग अगर कंसीडर करेंगे, ये हाईएस्ट पोजीशन है, लोवेस्ट और है हॉरिजॉन्टल, तो ये एनी पोजीशन है। तो एनी पोजीशन पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे वेट एनर्जी, तो वेट एनर्जी हमेशा एक्टिंग वर्टिकली डाउन। इसके दो कंपोनेंट प्रोड्यूस होंगे, एक इस साइड में एक इस साइड में। ये होगा, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, बराबर देखिए। तो ये होगा mg cos थीटा, ठीक है, और ये mg sin थीटा। आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो वही sin थीटा इक्वल टू अपोजिट अपन एडजेसेंट है, अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज, वो फार्मूले से cos का अपोजिट अपन एडजेसेंट अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये होगा, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग है, तो T minus mg cos theta provide the necessary centripetal force mv square upon r। T equal to mg cos theta plus mv square upon r। T equal to mg cos theta plus mv square upon r। ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, T is equal to mg cos theta। ओके, तो इन्होंने हम लोगों को क्या दिया, T की वैल्यू mg कंसीडर कर,
तो t इज इक्वल टू अगर mg है तो mg इक्वल टू mg cos थीटा इज इक्वल टू a प्लस mv स्क्वायर अपॉन r। तो mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। mg इज कॉमन 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो m कैंसिल rg इनटू 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू r इधर है v स्क्वायर। बाद में इसमें यहाँ तक की हाइट अगर निकालनी है तो दिस द हाइट। तो ये टोटल रेडियस r है तो ये होगा r माइनस h। तो cos थीटा ये होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज r cos थीटा इज इक्वल टू r माइनस h। h की वैल्यू इधर आई h इक्वल टू r माइनस r cos थीटा h इक्वल टू r इज कॉमन 1 माइनस cos थीटा। दिस द हाइट। ये हाइट निकाली, ये ट्रायंगल है उस पर से हाइट निकाली बराबर देख लेना। तो इसका काम क्या है हम लोग को? तो ये टोटल एनर्जी एट हम लोग जो लेते हैं हाईएस्ट पोजीशन इक्वल टू टोटल एनर्जी हम लोग कंसीडर करेंगे एनी पोजीशन। तो हाईएस्ट पोजीशन की टोटल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पोजीशन दैट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी सॉरी हाईएस्ट टोटल एनर्जी एट लोएस्ट पोजीशन। लोएस्ट पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लोएस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी रहती ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है। और काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पोजीशन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर मैक्स और लोवेस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहती है। यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर ये v की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी mg h हम लोगों के पास। तो निकालो ये हाफ mv स्क्वायर मैक्स v की वैल्यू है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे rg इनटू 1 माइनस cos थीटा प्लस mg h की वैल्यू है r इनटू 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। तो ये होगा हाफ mrg प्लस mrg यानी 5/2 यानी हम mrg 1 माइनस cos थीटा कॉमन लेंगे 1/2 प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 सॉरी नॉट 5/2 3/2 mrg इनटू 1 माइनस cos थीटा ये इसकी वैल्यू। तो हाफ m into 10 स्क्वायर। तो m get cancel 2 cancel 10 स्क्वायर यानी 100 is equal to 3 into r की वैल्यू 1.8 g की वैल्यू 10 into 1 minus cos थीटा। बराबर देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 10 का 100 यानी 10 से डिवाइड किया तो ये आएगा 10 अपॉन 3 into 8 यानी 5.4 is equal to 1 minus cos थीटा। ठीक है, तो ये होगा cos थीटा इधर आया माइनस cos थीटा का हो गया प्लस cos थीटा 10 अपॉन 1 माइनस 10 अपॉन 5.4 10 अपॉन 5.4 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 100 अपॉन 54 यानी 50 अपॉन 27 बराबर। तो 50 अपॉन 27 या फिर मैं ये लिख देता हूँ एक बार 10 अपॉन 5.4। ओके, ये कैलकुलेशन मैं इधर करता हूँ cos थीटा इज इक्वल टू। तो इधर देखिए थीटा निकलना है हम लोगों को। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आइने 50 निकाल लो 100 अपॉन 54 पॉइंट के बाद एक नंबर एक जीरो बढ़ा दो तो ये होगा 1 माइनस 50 अपॉन 27 2 जा 52 तो 27 माइनस 50 अपॉन 27 तो ये होगा 23 माइनस 23 बड़ा साइन है अपॉन 27 cos थीटा। तो आपको एक फार्मूला बता दो 180 cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा। ठीक है, तो ये माइनस इधर है माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 23 अपॉन 27 तो cos ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू 23 अपॉन 27। इसको सिंपलीफाई करो 23 डिवाइड बाय 27 क्या होगा 0.27 8 7 जा 56 carry 5 8 2 जा 16 plus 5 21 216 and 27 8 जा 216 ये कितने बचे 40
अभी 27 5 जा 7 5 जा 35 कैरी 3 5 2 जा 10 plus 3 30 135 and 5 जा 135 5 बचे तो 5 बचे तो ये होगा 1 जा 27 and 2 3 अगेन तो ये आंसर। तो cos of 180 minus theta is equal to 0.8518। अभी 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.8518 नेचुरल कोसाइन। तो नेचुरल कोसाइन में ज्यादा की वैल्यू देखने की, इधर लाओ मेरे पास ज्यादा की वैल्यू देखने की। तो ज्यादा की वैल्यू 8518 8518 8518 8526 है 8517 डायरेक्ट है 8526 है 8526 है 30 मिनट और 31 डिग्री। तो 180 माइनस थीटा इक्वल टू 31 डिग्री 8526 एक मिनट 31 डिग्री 30 मिनट 0.8526। हम लोगों को 180 के लिए चाहिए 8 है 5 मिनट, तो ये 5 मिनट में ये माइनस करो 31 डिग्री 35 मिनट 0.8518। तो ये आया हमारा 35 डिग्री 31 डिग्री 35 मिनट। इफ यू सिंप्लीफाई दिस एंड थीटा इज इक्वल टू अगर सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, ये लिखा है यहाँ तक, मैं ये मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। तो ये 180 माइनस 31 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू थीटा। 180 डिग्री आपको पता है 1 डिग्री यानी 60 मिनट होता है। तो 180 डिग्री को हम लोग 179 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट एंड 1 डिग्री ऐड हो जाए, क्योंकि मिनट से मिनट माइनस करना पड़ता है। 179 डिग्री 60 मिनट माइनस 31 डिग्री 35 मिनट इज इक्वल टू थीटा। तो 179 डिग्री 60 मिनट 31 डिग्री 35 मिनट ये होगा 25 मिनट और ये होगा 8 ये होगा 4 148। तो 148 डिग्री 25 मिनट इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा की वैल्यू होगी। तो दिस इज द एंगुलर पोजीशन 148 डिग्री एंड 25 मिनट। तो दिस इज आवर आंसर 148 डिग्री एंड 25 मिनट। तो बड़ा प्रॉब्लम था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जितना आपको समझा सकता हूँ उतना समझाया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये काइनेटिक टोटल एनर्जी ऑलवेज एट एनी पोजीशन इज सेम। तो हम लोगों ने टोटल एनर्जी के कांसेप्ट से छुड़ाया। किताब में देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट यही मेथड है। उन्होंने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से लिया। ओके, हाँ। तो प्रॉब्लम नंबर 7 देखिए। प्रॉब्लम नंबर 7 में क्या दिया है? A flywheel is a mechanical device specially designed to efficiently store the rotational energy. फ्लाईव्हील एक प्रकार का डिस्क है, समझो डिस्क जैसा रहता है। तो फ्लाईव्हील is a mechanical device specially designed to efficiently store the rotational energy. rotational energy store करने के लिए उसका यूज किया है। तो for a particular machine it is in the form of uniform 20 kg disc। तो ये एक प्रकार का डिस्क है, उसका मास दिया है 20 kg, बराबर है। बाद में ऑफ ए डायमीटर कितने हैं 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर है 0.25 मीटर। एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना है। और दूसरा वेट रोटेटिंग एट 1200 आरपीएम, फ्रीक्वेंसी 1200 आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट। अभी आपको बहुत बार बताया 1200 अपॉन 60 टू द 120 एंड 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये हो गई उसकी फ्रीक्वेंसी। पाई स्क्वायर की वैल्यू है 10। ओके, तो हम लोगों को आल्सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टेंजेंट इन दिस प्लेन निकालना है। तो डिस्क के हम लोगों को 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। तो डिस्क के कौन सा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया? पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट एन एक्सिस, mi ऑफ दिस अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर। ये सेंटर है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर का क्या था mr² 2।
बराबर है। दूसरा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, ये अबाउट डायमीटर, ठीक है। तो ये z एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है। ये अबाउट डायमीटर, तो अबाउट डायमीटर का डिस्क का है mr²/4, ठीक है। mr²/2 ट्वाइस mr²/4। बाद में तीसरा है mi ऑफ दिस अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन, अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन, तो ये तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को यहाँ पे जो पूछा है अभी, तो ये अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन ऐसा, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा सेंटर, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम IO = IC + MA², IC है यहाँ पे ID वाला ले लेना क्योंकि ये डायमीटर वाला है उसको पैरेलल है, तो mr²/4 + mr² यानी ये होता है 5/4 mr², ठीक है। और लास्ट है mi ऑफ दिस अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन, इस प्रकार से, तो ये होता है mr²/2 + mr² यानी अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन, अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन, नहीं टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इस प्लेन, सॉरी। तो परपेंडिकुलर है ना, ऐसा वर्टिकल एक्सिस रहेगा वो टेंजेंट से पास होगा सेंटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है IO = mr²/2 सेंटर का प्लस mr² यानी 3/2 mr²। तो ये चार मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसमें से हम लोगों को ये अभी निकालना है, ठीक है। और काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हम लोगों को पता है, वी हैव काइनेटिक एनर्जी = ½ I⍵², और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है mr²/2 * ω², ओमेगा की वैल्यू है twice pi m², तो mr²/4 * 4π²n², 4 गेट कैंसिल, तो m की वैल्यू कितनी 20, r² 0.25², π² 10, n² 20², 20 0.0625 10 × 400, ठीक है। तो ये होगा 625 4 जा कितना होगा 625 4 जा 724 तो 2500, ठीक है, और ये होगा 20 × 10 200, और ये 2 0 और 4 के बाद पॉइंट 25 2 जा 500, और ये 2 0 नहीं 25 2 जा 50, और ये 2 0 5000 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 5000 जूल। समझे? नहीं समझे तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, एंड कैलकुलेशन इजी है। बाद में mi ऑफ डिस्क और फ्लाईव्हील और डिस्क अबाउट टेंजेंट इन इस प्लेन, तो इसका मैंने बताया क्या है IO = 5/4 mr², वो फिगर ड्रॉ कर लेना है वही, ठीक है। 5/4 m की वैल्यू है 20, r² है 0.25², 4 5 जा 20, 25 into 25 का स्क्वायर 0.0625, यहाँ पे सिंपलीफाई करो, 25 5 जा 125 कैरी 12, 25 2 जा 50 + 12 62 कैरी 6, 25 6 जा 150 + 6 156, 4 के बाद तो 1.5625 kg/m² is the unit of moment of inertia, 1.5625। okay, this is all about the problem number 7। बराबर देख लीजिए, और कुछ भी दिक्कत है तो मेरे को पूछ सकते हैं। ओके, बराबर कीजिए, मैं पूरे के पूरे प्रॉब्लम इस प्रकार से सॉल्व करना है तभी मार्क्स मिलेंगे। Now we will see the problem number 8। A spherical water balloon is revolving at 60 rpm in the course of time 48.8% of its water leak out। यानी समझो m1 ये इनिशियल मास है और m2 ये फाइनल मास है, m2 ये फाइनल मास है उसका जितना लीक आउट हुआ फाइनल मास है। तो स्फेरिकल वाटर बलून है
तो m2 इज इक्वल टू पहला जो मास है उसमें से 48.8% लिकाउट यानी बाहर चला गया, तो ये होगा m1 माइनस 48.8 अपॉन 100 ऑफ m1। m1 कॉमन लिया तो ये 100 माइनस 48.8 अपॉन 100, ठीक है। 100 से 48.8 अगर गया तो 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 9 1, 10 माइनस 5 5, 51.1 इंटू 51.2 अपॉन 100, ठीक है। तो ये होगा m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू 0.51, ओके। या फिर m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.51, ये है। अभी इसमें क्या बोला, विथ व्हाट फ्रीक्वेंसी विल द रिमेनिंग बॉलोन रिवॉल्व नाउ, तो अभी उसकी फ्रीक्वेंसी इनिशियल फ्रीक्वेंसी n1 थी, n2 की वैल्यू क्या है। तो बॉलोन का क्या रहता है, अपने को होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमारे पास ये जानकारी। तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम की वैल्यू है 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी यानी रो, मास इज डायरेक्टली इक्वल्स टू r, एंड इसमें हम लोग रो इज कांस्टेंट एंड डेंसिटी ऑफ द वाटर इज कांस्टेंट। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू क्या होगी, r1 अपॉन r2, ठीक है, m1 अपॉन m2 की वैल्यू। देन हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, mi ऑफ स्फीयर, स्फेरिकल बलून है, I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, 2/5 mr स्क्वायर। तो I1 अपॉन I2 अगर लिया हम लोग ने तो क्या होगा, ये m1 अपॉन m2 रेशियो अगर लिया तो रेशियो में 2/5 कैंसिल हो जाएगा, r1 अपॉन r2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक कहने, इसमें अगर हम लोगों ने r1 अपॉन r2 लिया तो m1 अपॉन m2 क्या होगा, 1/3 क्यूबिक रूट होगा। तो m1 अपॉन m2 इनटू r1 अपॉन r2 की वैल्यू है, समझो m1 अपॉन m2 टू द पावर 1/3 और इसका स्क्वायर कैसा लेते हैं, ऐसा लेते कि ऐसा लेते हैं, ऐसे ही, क्योंकि ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। r1 अपॉन r2 पहले तो m1 अपॉन m2 यानी r1 अपॉन r2 क्यूब इनटू r1 अपॉन r2 टू द पावर 2 यानी i1 अपॉन r2 होगा r1 अपॉन r2 टू द पावर 5, ठीक है, ये होगा। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी भाई जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट फार्मूले कैसे यूज करते हैं, हम लोगों को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रोटेशनल मोशन है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला क्या है, I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, I ओमेगा इज कांस्टेंट यानी I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। तो I1 इनटू twice by n1 इक्वल टू I2 इनटू twice by n2, twice by get कैंसिल, I1 upon I2 is into n1 equal to n2। तो n2 की वैल्यू I1 upon I2 हमारे पास क्या है, R1 upon R2 to the power 5 into n1, ठीक है, n2 is equal R1 upon R2 की वैल्यू यहाँ पे इस पर हम लोग लिख सकते हैं R1 upon R2 की वैल्यू m1 upon R2 m2 नहीं, this implies that m1 upon m2 is equal to 1/3 is equal to r1 upon r2, इसमें पुट करो तो ये होगा m1 upon m2 to the power 1/3 to the power 5, ठीक है, into n1। तो पहले 1/2 m1 upon m2, तो m1 upon m2 की वैल्यू क्या है, 1 upon 0.51 to the power 1/3 to the power 5 बराबर देखिए into n1 हमारे पास है 60 rpm का ना, पहला
60 n1 फ्रीक्वेंसी इनिशियल है 60 आरपीएम 60 आरपीएम यानी 60 अपॉन 60 आरपीएस पहली फ्रीक्वेंसी 1 आरपीएस और n2 की वैल्यू निकालनी है। तो पहली फ्रीक्वेंसी 1 तो इसका पावर 1/3 मैं यहाँ पे निकाल के बताता हूँ 1/0.512 1/3 तो 1/512 into 10 to the power -3 to the power 1/3 ठीक है। तो ये होगा 512 किसका क्यूब है 8 का क्यूब है 8 का क्यूब into 10 to the power -3 to the power 1/3 8 का क्यूब है तो ये क्यूब क्या 3 3 कैंसिल 1/8 to the power 3 to the power 1/3 और 10 to the power -3 to the power 1/3 ये भी कैंसिल तो ये होगा 1/8 into 10 to the power 3 3 कैंसिल यहाँ पे भी 3 3 कैंसिल 10 to the power कुछ भी नहीं बचा तो -2 तो ये होगी 1/8 into 10 to the power -2 स्क्वायर ये तो n2 is equal to 1/8 into 10 to the power -1 पावर 5 10 ऊपर गया है तो 10/8 to the power 5 10 यानी कितना 2 5 जा 10 2 4 जा 8 to the power 5 5 का 5 बार मल्टीप्लिकेशन 5 5 5 5 5 5 25 25 25 बचा 125 तो 125 into 25 कितना हो गया 25 बचा 125 कैरी 12 50 plus 12 62 carry 6 25 1 25 plus 6 31 3125 और 4 का 5 बार 4 का 5 बार कितना होगा 4 4 जा 60 64 into 60 64 into 60 कितना होगा 64 into 16 16 6 जा 16 4 जा 64 carry 6 16 6 जा 96 plus 6 102 तो ये होगा n2 is equal to 3125 upon 1024 इसको हम लोग लॉग निकाल सकते हैं या फिर सिंपल कैलकुलेशन करके यानी 102 पर से डिवाइड करके तो ये आएगा 3.052 आप लोग कर लेना लॉग से 3.052 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ठीक है ये इसका आंसर होगा। तो 3.052 रिवॉल्यूशन पर सेकंड या फिर ज्योमेट्री इक्वल टू 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड समझ में आया बराबर देखिए लीक आउट हुआ यानी बाहर चला गया मास डिक्रीज हो गया हम लोगों के पास एक फार्मूला है सॉल्यूशन में डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी रिमेंस कांस्टेंट इस पर से इसको अलग अलग प्रकार के दो तीन उससे छुड़ा सकते हैं बट ये सिंपल फॉर्म है ओके दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम 8 अभी 9 प्रॉब्लम है लास्ट प्रॉब्लम है सॉल्व प्रॉब्लम में का किताब में का ठीक है इसमें क्या दिया है सीलिंग फैन हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन दैट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2 kg मीटर स्क्वायर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अटेन मैक्सिमम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट समझो तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसकी 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट तो n2 की वैल्यू है 60/60 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड यानी 1 हर्ट्ज और टाइम है 2 पाई सेकंड पावर निकालने का पावर की वैल्यू क्या है सबसे पहले पावर कैसे निकालते हैं फार्मूला कौन सा यूज करेंगे पावर का फार्मूला है वर्क अपॉन टाइम रोटेशनल मोशन में वर्क यानी होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है वर्क यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी फोर्स इनटू वेलोसिटी बराबर है तो ये हो गया F v यानी होता है r ओमेगा बट F अपॉन r F इनटू r होता है टॉर्क बराबर है तो टॉर्क इनटू ओमेगा ये पावर का रोटेशनल मोशन का फार्मूला है टॉर्क डिनोटेड बाय टॉ इनटू ओमेगा तो बराबर देखिए तो टॉ यानी क्या होता है आई अल्फा पहले अल्फा निकालेंगे वी हैव अल्फा यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ट्वाइस बाय n2 माइनस ट्वाइस बाय n1 0 है
तो अल्फा इक्वल टू ट्वाइस पाई, n2 की वैल्यू है 1 और t की वैल्यू है ट्वाइस पाई, तो ये अल्फा की वैल्यू होगी 1 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बाद में टॉर्क की वैल्यू है, टॉर्क है i अल्फा, तो टॉर्क इज इक्वल टू i की वैल्यू है 2 इनटू अल्फा की वैल्यू 1, टॉर्क इक्वल टू 2 न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का फार्मूला रोटेशनल मोशन में दिया है। बाद में पावर, पावर रेटिंग इज इक्वल टू, पावर इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, पावर है टॉप ओमेगा, ओमेगा 2 लेना, ओमेगा 1 0 है, तो ओमेगा है ट्वाइस बाय n2, तो टॉप की वैल्यू हम लोगों ने निकाली 2 ट्वाइस बाय n2 की वैल्यू 1, तो ये होगा 4 पाई, ठीक है 4 पाई वैट। इसको सिंपलीफाई करो, 4 into 3.14 12.56 the unit of power. So this is all about the 9 problems solve problem है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम थे कुछ। अब बराबर कीजिए, कुछ भी डाउट्स है पूछिए, ठीक है। प्रॉब्लम डिपेंड ऑन कैलकुलेशन एज वेल एज फार्मूला। फार्मूले अगर पता है, प्रॉब्लम समझने को भी होना, प्रॉब्लम समझने के लिए आपको ये बार बार करना पड़ेगा, जो भी नहीं समझ में आए पूछिए, ओके।